नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का परसेंटेज 70% हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 30% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 30/100 और मतलब 3/10। और इसी प्रकार दोस्तों, आपको 70% का मतलब पता होना चाहिए, कितना होता है 7/10। ठीक है, अब देखिए लिखा है 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। ठीक है, तो चीनी का एक घोल है और घोल के अंदर क्या होगा, घोल के अंदर पानी भी होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, पानी भी होगा और क्या होगा, पानी को मतलब वाटर। ठीक, लिखेंगे वाटर, तो वाटर और शुगर। ठीक है, कितना है, कह 30% चीनी है, मतलब 10 में से 3 भाग चीनी है तो 7 भाग पानी होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसका अनुपात निकल के आएगा यहाँ पर, है कितना, यहाँ पर है आपका 75 ग्राम, कितना है 75 ग्राम। ठीक है, अब इसमें कहा गया है उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए। इसमें हम लोग कितनी चीनी और मिलाएं, क्योंकि तो इसको हल बढ़ाएंगे कि चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए, कि मतलब चीनी जो है, देखिए 7/10 हो गया, मतलब 7 चीनी हो जाए और 3 आपका जो है पानी हो जाए। सवाल ये कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि चीनी को बढ़ाया गया है, कितनी चीनी और मिलानी चाहिए। देखिए चीनी को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पानी को हमें सेम करना है। क्या करना है, पानी को हमें बिल्कुल सेम करना है। पानी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें दोस्तों हम लोग 3 से गुणा करेंगे और नीचे यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो आपका फिर से यहाँ लिखेगा, देखिए कितना हो जाएगा, 21/3 यहाँ पर आपका होगा 21/7 × 7 = 49। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आए तो हमारा कितना बढ़ा है, देखिएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर आपका बढ़ गया है 40। आपको क्या निकालना है, 40 की आपको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। हमें ये पता है कि जो आपको ये अनुपात रखा था इससे पहले, अभी मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला जो अनुपात आपका है, ये वाला, ये आपको रखा है कितना है, 75 ग्राम। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको जोड़ेगा तो 30 की वैल्यू आपकी है 75 ग्राम। 30 की वैल्यू कितनी है, 75 ग्राम। आपको निकालनी है 40 की वैल्यू, तो पहले तो हम यहाँ 10 की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 30 हो जाएगा और 3 से हो जाएगा 25। 10 की वैल्यू 25 ग्राम और 40 की वैल्यू को निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम। बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये सभी प्रश्न बेकार है आपके लिए, सही प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद, और लगातार दोस्तों आप लोग इस चैनल से प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी, और अपने पेपर को अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपके लिए आ चुका है। ABC 3 साझेदार हैं। ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है, सी की पूंजी क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहा है 1,000 रुपये के कुल लाभ में। अब देखिए कितने लोग, 3 लोग हैं। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और 1,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में से ए को मिला 500, ठीक है, बी को मिला 300, ये भी ठीक है, सी को कितना मिला। अब देखिए आप लोग कि 1,000 रुपये का टोटल लाभ है। 1,000 रुपये के लाभ में सी को, देखिए ए को 500 मिल गया, बी को 300 मिलेगा, सी को 200 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 200 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप देखिए क्या करें, इसका निकालेंगे अनुपात। अनुपात निकालेंगे दोस्तों, करेंगे हम लोग इसमें 0 0 काट देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 कट गया, आपका कितना आ गया, 5/3/2।
आपसे कहा गया जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। ए का अंशदान, ए का यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2, ए का वैल्यू कितनी 5, तो 5 की वैल्यू आपको बताई गई यहाँ पर कितनी है 10,000 रुपये है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक से निकालेंगे 5 1 5, 5 2 10, आपका कितना आएगा 2,000 रुपये। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा कि सी की पूंजी, सी की पूंजी कितनी यहाँ पर है 2, तो 2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपकी कितनी आएगी दोस्तों 4,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 4,000 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 4,000 रुपये। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में क्या है। देखिए सबसे पहले कहा गया है 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 6 पुत्र हैं और इनकी औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष क्या है इनकी औसत आयु। तो दोस्तों अगर हम इसका योग निकालें, योग तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा योग इसका, देखिएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 संग कितना आपका होगा 48 वर्ष, तो 48 वर्ष आपका इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर आपसे कहा गया है कि पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, पुत्रों का मतलब आपके जो 6 पुत्र यहाँ पर लिखे हैं, ये 6 पुत्र और प्लस माता पिता, मदर प्लस फादर, इनको मिलाकर क्या हो रहा है, इनको मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। औसत कितनी 22 वर्ष है दोस्तों। अगर हम इसका योग निकालें, अगर इसका देखिए यहाँ से इसका ये आपका कह रहा है 22 वर्ष है, आपको क्या निकालना है, इसका निकालना आपको है योग। तो योग निकालने के दोस्तों करेंगे आप लोग इसमें क्या करेंगे 6 और 7 8, आप लोग 8 से करेंगे गुणा, तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 8 2 16 से यहाँ से लगाएगा 8 16 17। ठीक है, 176 वर्ष इतना आपका आ गया। देखिए आपने क्या किया, आपने पहले 6 पुत्रों की औसत आयु आपको रखी थी 8 वर्ष, आपने इसका योग निकाला, आपका हो गया 48 वर्ष। आपने क्या किया 6 पुत्र और माता पिता को मिलाकर औसत मतलब योग निकाला। ठीक है, तो 22 में 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका होगा 176 वर्ष। अब दोस्तों अगर हम इसका अंतर कर दें, अगर हम इसका अंतर निकाल दें, ठीक है, निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जब अंतर करेंगे दोस्तों हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा हमें नीचे वाले समीकरण से ऊपर वाले घटाना पड़ेगा। तो मतलब ये वाले माइनस करने पड़ेंगे, ये वाले माइनस करने पड़ेंगे नीचे वाले से। तो इसमें होगा ये कि ये वाला कट जाएगा आपका, और आपका यहाँ बचेगा m प्लस का बचेगा f, और बराबर क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो उल्टा घटाना है। ठीक, माइनस का आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको 176 से 48 को माइनस करना पड़ेगा। 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना दोस्तों, यहाँ पर 6 से 4 गया 2 1, 128 यहाँ पर आ चुका है, इतना आ चुका है। आपसे कहा गया है कि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 8 मतलब कि अगर मदर इनकी हैं x वर्ष की, तो पिता कितने हैं, तो फादर है जो हैं ये है x + 8 के, ये कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि x + 2x x + 8। ठीक है, बराबर कितना होगा 128। इसको हल करिए तो आपका होगा 2x बराबर 128 माइनस का 8, 2x बराबर 120, आपका यहाँ पर आएगा 60 निकल के आएगा। ठीक है, तो 60 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। माता की आयु वर्षों में कितनी होगी 60 वर्ष। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। कैसे कैसे सिक्के हैं, देखिए 50 पैसे का है और 10 पैसे का है और 5 पैसे, और ठीक है इतने सिक्के हैं, और लिखा है कह रहा है कि समान सिक्के हैं, मतलब सिक्के कितने हैं, अगर x यहाँ पर हैं, x यहाँ पर हैं, x यहाँ पर हैं। ठीक है, ये आपसे कह रहा है सिक्कों का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सिक्के यहाँ पर इस प्रकार से हो गए। फिर आपसे कहा गया है टोटल कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि आपकी है यहाँ पर 130 रुपये। ठीक है, 130 रुपये कुल राशि है। तो यहाँ पर आपको देखना है, इसका मूल्य निकालना है, पहले इसका मूल्य निकालना कितना है। देखिए 50 पैसे के x सिक्के हैं। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना हुआ, 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं आपको पता है, आधा रुपये होता है, 1/2 रुपये, 1/2 रुपये। तो 1/2 से गुणा करेंगे, आपका होगा 1/2x। अब किसका निकला है आगे देखिए, 10 पैसे 1 रुपये में क्या होता है, मतलब 1 रुपये में 10 से मतलब अगर हम देखिए इसको बदलेंगे रुपये में। ठीक है, रुपये में बदलेंगे तो आपका होगा 1/10 होगा रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/10 x। दोस्तों यहाँ पर देखें x 5 पैसे, 5 पैसे क्या होगा,
अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 5 और बटे में आपका 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/20। ये रुपये में चेंज किया मैंने, ठीक है, रुपये में चेंज किया तो 1/20 इसका आ गया, ठीक है, एक्स। दोस्तों यहाँ पर क्या आपको टोटल राशि दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पर नोट करें, ठीक है। आपका यहाँ पहले हुआ आपका x/2 हुआ, फिर आपका हुआ x/10 हुआ, फिर आपका हुआ x/20 बराबर कितना आपका हुआ, बराबर आपका हुआ 123, ठीक है। हम लोग दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका आएगा लासा 20, देखिए 2×20, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 10 प्लस 10 दूना 20 तो 2 प्लस 20 एकन 20 तो 1 बराबर कितना आपका हुआ 123। आपका यहाँ पर x गुणा 13, ठीक है, बटा 20 बराबर 123। 13 से काटेंगे 13 दशा में जाएगा आपका 110, तो आपका x कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा 200। कितना x आ गया यहाँ पर 200 आ गया। आपसे कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कितनी संख्या है, तो संख्या कितनी है 200 है, ठीक है। x का मान आ गया 200 तो 200 200 है। दोस्तों आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, ठीक है। और सिक्कों वाले सवाल आप जरूर मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर दोस्तों सवाल को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, कि सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए, एक दो संख्या है जिनका योग तो 528 है और महत्तम समापवर्तक 33 है। देखिए, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF 33 है। मासा होता क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप अगर पहले संख्या लिखेंगे 33x लिख लेंगे और दूसरी संख्या कह लेंगे 33y, कोई समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मासा जो होता है कॉमन होता है। तो मैं संख्याएं मैंने मानी XY और मैं 33 लगा लिया है, तो 33x आपकी पहली संख्या हो गई, 33y आपकी सेकंड संख्या हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। आपसे कहा गया इनका योग कितना है 528, तो इसका योग करते हैं दोस्तों 33x, क्या करते हैं 33x और प्लस का आप करते हैं 33y बराबर कितना करते हैं 528। 33 को लेंगे क्या मन, तो आपका बचेगा दोस्तों x + y बराबर 528, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा 33 से काटिएगा, पहले 11 से काटिएगा, ठीक है। 11 3 33, यहाँ पर 11 से काटिए, 11 चौक 44 बचा 8, 11 8 88। अब 3 से काट दीजिएगा, 16 3 48, ठीक है। तो आपका आएगा कितना x + y आपका बराबर कितना आया 16। आपसे कहा गया तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको ना पता हो जोड़े कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आज सीख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जोड़ मतलब ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जिनका जोड़ 16 होता हो। जैसे आपने मान लिया 1 लिया तो 1 और 15 16 हो जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिया था हमने 1 का 15, ठीक है। अगर हम 2 लें तो होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लें 3 तो हो जाएगा 13, ठीक है। अगर लें हम लोग 4 तो 4 12 16, 5 11 16, ठीक है। और देखिए कितना होगा, अगर 6 लें तो 6 10 16, ठीक है। 7 और 9 7 16, फिर 8 8 16, बस रुक जाइए अभी, इतना हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना चाहिए होता है, ऐसी कोई संख्या नहीं है दो से कट जाती हो, 2 या 3 से कुछ भी कट जाएगी, 2 से 1 2 2 7 14। तो ऐसी संख्याओं को हमें हटाना है, ये हट जाएगी आपकी। 4 4 3 12, ये हट जाएगी आपकी। फिर आगे देखिए 6 10, 2 3 6 2 5 10, तो ये भी हट जाएगी आपकी। फिर 8 1 8 1, ये भी हट जाएगी। आपकी बची कितनी है 1 2 3 4, तो आपके 4 जोड़े बनेंगे, याद रखिएगा 4 जोड़े, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे, अगर ना समझें तो फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। इनका योग 16 हो ऐसी हमें संख्याएँ लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर दोस्तों मैं 8 के बाद बढ़ाऊंगा, इधर 9 करूँगा, इधर 7 करूँगा, तो आपका फिर से वही चलने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। दोस्तों बात को आपने समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। 1 मिनट 48 सेकेंड, अगर दोस्तों यहाँ पर देखें कि जो आपका इन्होंने बताया है 1 मिनट और 48 सेकेंड, इसको दोस्तों अगर हम सही से चेंज कर दें, सेकंड में ही चेंज कर दें, तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं और इसमें 48 सेकंड और जोड़ दिए गए, तो कितने आपको हो जाएंगे 6 4 10, मतलब 108 सेकंड, ये हो जाएंगे ना। फिर आपको देखिए निकालना है, आपको निकालना है जो 108 सेकंड आपके बने हैं, ये 108 सेकंड जो हैं ये 1 घंटे के कितने परसेंट हैं, 1 घंटे के, तो 1 घंटा नीचे आएगा।
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से, आपका आएगा परसेंटेज में निकल के। कैसे निकलेगा देखिए, सेकेंड से आपका सेकेंड खत्म, आप देखेंगे आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर बढ़ाएंगे इसको, 108/36 जाएगा, 36 36 36 थी, आपका आएगा 108। तो 3% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों परसेंटेज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कितना आपका हुआ 3%। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, और सवाल को समझिएगा। सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है आपसे 7 नंबर में क्या कहा गया है, पढ़िएगा इसको पहले। कह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास परसेंटेज से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। कह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास परसेंट से 5% अधिक थे। देखिए मान लीजिए आपके पासिंग मार्क जो होते हैं, पासिंग मार्क जो होते हैं वो आप मान लीजिए 100% होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 273 अंक लिए और 5% अधिक थे, तो मतलब 105% जो थे ये थे 273। बात आपके समझ में आ रही होगी। पहले दोस्तों हम इसको हल करेंगे, तो 21 पंचे 105 होगा, 21 एक 21 बजा 6, 21 तियाँ 63, तो 5% की वैल्यू आपके आगे 13, ठीक है 13। आगे देखिए, यदि लोकेश ने 312 अंक मिले तो उसने पास कितने अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण की। कहने का मतलब है कि ये 13 की जगह पर कितना हुआ, ये आपका हुआ 312। तो आपको बताना है कि परसेंटेज आपका यहाँ पर कितना बढ़ेगा, ठीक है, कितने परसेंट अधिक प्राप्त किए। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 13 का कितने गुना है, ठीक है। देखिए 13 दूना 26 बजा 5 52 3 52, ये दोस्तों 24 गुना है, ठीक है। 24 गुना आपका 312 है, तो यहाँ पर दोस्तों 24 से गुणा करेंगे, 24 पंचे आपका हुआ 120%। अब आप बताइए 100% कितने ज़्यादा है, ये दोस्तों 100% से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो 20% आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं आपका, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा 20% दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा 8 में प्लस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताऊँगा अच्छा वाला, ठीक है। अगर आपने वो सीख लिया तो आप कभी भी इस टाइप के सवालों में गलती नहीं करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए 75% राशि खर्च कर देता है, 75% का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए दोस्तों। 75% का मतलब होता है, ठीक है, 3/4, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज को पढ़ा आपको पता होगा 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो यहाँ पर देखिए आय होती है बराबर इनकम, आय क्या होती है, आय बराबर व्यय माने खर्च और प्लस बचत, क्या होती है, व्यय प्लस बचत। अब यहाँ पर आप समझिए थोड़ी बात। अगर मान लीजिए आपसे क्या 75% राशि खर्च कर देता है, 75% का मतलब 3 खर्च कर देता है, तो उसका 1 बचता है, टोटल आय कितनी हुई, 4 हो गए। बात समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर उसकी आय 4 रुपये है तो व्यय करता कितना करता है 3, और बचत कितना करता है 1 ही करता है, ठीक है। दोस्तों आप अगर ये क्या करें, यहाँ पर आप 4 3 1 ना माने, अगर आप यहाँ पर मान लें उसकी आय 400 रुपये है, वो 300 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये बचाता है, कोई समस्या नहीं होगी। आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जो ये आय थी ये बढ़ गई 20%, 20% बढ़ गई। देखिए करेंगे यहाँ पर हम लोग 400 का 20% निकालेंगे। अगर आपको निकालना आता हो तो आप बताइए। देखिए मैं यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 400 का 20% वृद्धि करके तो 120%, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग बटे 100 कर देंगे, 100 से आपका 100 कैसे हुआ, 12 से 48 में तो कितना हुआ, 480 हुआ। तो बराबर कितना होगा, वह क्या हुआ, किराए की और खर्च में 15% की वृद्धि। देखिए वह मतलब खर्च होता है, ठीक है। इसमें 15% की वृद्धि करेंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा, 15 3 45, मतलब 45 रुपये बढ़ जाएंगे, तो मतलब 345 हो जाएंगे। अब बताइए बचत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर घटाइएगा, 10 से 5 गए 5, घटाना तो है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 10 से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 से 4 गया 3 और 1।
आप बताइए 100 रुपये थे 135 रुपये हो गए, कितने परसेंट बढ़ गए? 100 पर बढ़े ना, तो 100 पर जितने बढ़ते उतने हो जाते हैं, मतलब 35% बढ़ गए। आपसे कहा गया परसेंटेज वृद्धि कितनी है? 35%। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा और दोबारा आप ऐसे सवाल को गलत करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे सवाल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। कह रहा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें से पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, अनुसार उन तीनों में अंतिम अंक संख्या कौन सी है? 3 क्रमिक विषम संख्याएं। क्रमिक विषम का मतलब होता है कि अगर आपने पहली संख्या a मानी है, दूसरी आपको a+2 माननी पड़ेगी, तीसरी आपको a+4 माननी पड़ेगी। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। अब विषम संख्याओं का औसत दोस्तों मैंने आपको बताया होगा या ना बताया होगा, अब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि औसत संख्या बदल, अगर मान लीजिए आपकी क्रमिक संख्या है, ठीक है, क्रमिक संख्या अगर है तो चाहे विषम हो चाहे सम हो, उसका औसत कैसे निकालते हैं? बीच वाली संख्या जो होती है वो होती है। ठीक है, तो इसका औसत कितना है? a+2, इसको उठाएंगे, लिखेंगे a+2 जो है ये लिखा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत मतलब a+2 जो है उनमें पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या मतलब a की 1/3, a की 1/3 से 12 अधिक है, इससे 12 ज़्यादा है, मतलब इससे माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको। इसको हल करें थोड़ा, a माइनस a/3 बराबर कितना आपका हो जाएगा? 2 उधर जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा, उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 - 2। आपका बनेगा कितना? 3a से 1 है, मतलब 2a/3 बराबर 12 में से 2 है 10। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे आपका जाएगा 10, तो आपका a कितना आएगा? 15। उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या मतलब a+4, तो a+4 मतलब 15 + 4 कितना आपका होगा? 19। तो 19 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 19। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 10। इस सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस सवाल को आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपका ना लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे ये सवाल फिर से बता दीजिए। ठीक है, ये सवाल आपने नहीं बताया था, तो मैं ये सवाल को बताऊँगा। ठीक है, अगर आपसे लग जाए तो आप इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बताएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।